गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग सेकेंड लेक्चर ऑफ बी ट्रिपल ई। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बेसिक टर्म्स की स्टडी की थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल का एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि इलेक्ट्रिकल 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल की कुछ बेसिक टर्म्स की स्टडी की थी, जैसे कि चार्ज, करेंट, वोल्टेज, टाइप्स ऑफ करेंट, डीसी करेंट, एसी करेंट। उसके बाद हमने पावर और एनर्जी की स्टडी की थी। हमने पावर के बारे में जाना कि पावर 2 टाइप्स की होती है, डीसी पावर, एसी पावर। और एसी पावर को अगेन 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। आज हम एनर्जी की स्टडी करेंगे। वी नो एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो व्हाट इज़ एनर्जी। जब पावर ओवर टाइम मेज़र की जाए तो वो एनर्जी कहलाती है। सपोज हम 1 आवर में 20 वाट पावर का कंजप्शन कर रहे हैं, तो यदि मैं 24 आवर अगर उस लोड का कंजप्शन कर रहा हूँ तो ये होगी एनर्जी। तो पावर की यूनिट कितनी हो गई यहाँ पर? पावर की यूनिट हो गई वाट और टाइम की यूनिट हो गई आवर। तो एनर्जी की यूनिट हो गई वाट आवर। और ये वाट आवर किसके बराबर होता है? ये जूल के बराबर होता है। तो पावर की यूनिट वाट आवर भी हो सकती है और जूल भी हो सकती है। और आपने सुना होगा यूनिट टर्म्स कि हमारे यहाँ आज 2 यूनिट जल गई, 3 यूनिट जल गई, हमारे यहाँ एक दिन में 6 यूनिट का कंजप्शन हो गया। तो ये यूनिट क्या है? एक्चुअल में 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर होता है। और किलो मीन्स 1000 वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोर्सेस। सोर्स क्या है? तो सोर्स एक ऐसी डिवाइस है जो कनेक्टेड सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करती है, सप्लाई प्रोवाइड करती है। सिंपल सी लैंग्वेज में आप ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हो कि सोर्सेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स और एक होता है डिपेंडेंट सोर्स। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स की। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट सोर्स और व्हाट इज़ डिपेंडेंट सोर्स थ्रू द एग्जांपल। सपोज करो कि ये एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और ये भी एक सर्किट है। इसको पूरा फिर से बनाता हूँ। ये एक वोल्टेज सोर्स है +-2 ये एक रजिस्टर है R, और इसके ऊपर जो भी वोल्टेज रहेगा उस पर हमारा वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू तो हमेशा 5 वोल्ट ही रहने वाली है, किसी दूसरे पैरामीटर पर इसकी वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है? इस रजिस्टर R के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू पर इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू डिपेंडेंट है। इसलिए ये मेरा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया और ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। सपोज करो कि यहाँ पर 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 वोल्ट। अगर यहाँ पर Vx की वैल्यू 10 वोल्ट है तो उस कंडीशन में मेरा ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 10 20 वोल्ट। तो यहाँ पर सर्किट के किसी पैरामीटर पर वोल्टेज सोर्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है, इसलिए इस प्रकार के सोर्स डिपेंडेंट सोर्स कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर इस 2 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो, 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो, 30 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो, नहीं इतना तो होगा नहीं, क्योंकि जब 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो, 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो, 3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो, उससे इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू हमेशा 5 वोल्ट ही रहेगी। तो मैं ऐसा डिफाइन कर सकता हूँ इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स को कि ऐसे सोर्स जिसकी वैल्यू सर्किट के किसी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती है इंडिपेंडेंट सोर्स कहलाते हैं, और डिपेंडेंट सोर्स ऐसे सोर्स जिसकी वैल्यू सर्किट के किसी पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है वो हमारे डिपेंडेंट सोर्स कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स को अगेन क्लासिफाइड करते हैं। जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं अगेन। एक होता है आइडल और एक होता है प्रैक्टिकल। अभी देखते हैं कि क्या है ये। आइडल सोर्स भी वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, करंट सोर्स भी हो सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल सोर्स भी वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, करंट सोर्स भी हो सकते हैं। और ये डिपेंडेंट सोर्स तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि देखो ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू इस रेजिस्टेंस R के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उस पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है?
ये जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करने वाली है, इस करंट की वैल्यू पर डिपेंड करने वाली है। इस R2 में जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू पर डिपेंड करने वाली है, मतलब सर्किट के किसी पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू पर ये करंट सोर्स की वैल्यू डिपेंड करने वाली है। तो यहाँ पर जो सोर्सेस है उसकी वैल्यू सर्किट के किसी पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये डिपेंडेंट सोर्स है। और इंडिपेंडेंट सोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो डिपेंडेंट सोर्स हैं ये इतने 4 प्रकार के होते हैं: वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करेंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करेंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। देखो ये क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये देखो वोल्टेज सोर्स है, लेकिन कौन सा कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल। ये वोल्टेज पर डिपेंडेंट है इसलिए वोल्टेज कंट्रोल। ये देखो ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, ये अंदर से समझ में आ रहा है, ये प्लस माइनस का साइन, ये वोल्टेज सोर्स है, लेकिन कौन सा कंट्रोल है, करंट कंट्रोल। देखो करंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ये कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स है। ये देखो करंट सोर्स का सिंबल ऐसा होता है, लेकिन किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट कंट्रोल। ये करंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ये कौन सा सोर्स है, ये भी करंट सोर्स है, लेकिन कौन सा कंट्रोल है, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो ये है डिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट। अब हम स्टार्टिंग करेंगे। इंडिपेंडेंट सोर्स तो हमें पता चल ही गया। अब आइडल वोल्टेज सोर्स और आइडल करंट सोर्स, ये आइडल वोल्टेज सोर्स और आइडल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स, इसकी स्टडी हम करते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक आइडल वोल्टेज सोर्स है और आइडल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है और इस आइडल वोल्टेज सोर्स से ये लोड कनेक्टेड है, आइडल वोल्टेज सोर्स। सपोज करते हैं कि इस आइडल वोल्टेज सोर्स से 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है। तो जब इस आइडल वोल्टेज सोर्स से 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है तो उस कंडीशन में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओम के लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 ओम है और करंट 2 एम्पियर, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है यहाँ पर, 0 वोल्ट का। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ओम है। तो जब यहाँ कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस लोड पर मुझे पूरा 20 वोल्ट मिलेगा, कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर करंट को 3 एम्पियर कर लूँ, सपोज करते हैं कि इस सोर्स से 3 एम्पियर करंट निकल रहा है, तो फिर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज का फार्मूला वही है, R/I, रेजिस्टेंस 0 ओम और करंट 3 एम्पियर। तो इस कंडीशन में भी वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 0 वोल्ट। तो अभी भी यहाँ 0 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मीन्स कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा 20 वोल्ट फिर लोड को मिलेगा। उसी प्रकार से यदि 10 एम्पियर भी करंट इसमें से फ्लो हो जाए तो भी रेजिस्टेंस 0 ओम है, इसलिए 0 × 10 अगेन वोल्टेज ड्रॉप 0 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ पर करंट 2 एम्पियर था, 3 एम्पियर था या 10 एम्पियर था, करंट की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसलिए सोर्स का इंटायर वोल्टेज इस लोड पर अपेयर होगा। मीन्स सोर्स का पूरा वोल्टेज इस लोड को मिलेगा क्योंकि बीच में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। इस ग्राफ में आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए आइडल वोल्टेज सोर्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए करंट की किसी भी वैल्यू के लिए हमें सेम वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ देखिए जब मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था तो भी 0 वोल्ट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ हमें 20 वोल्ट मिल रहा है पूरा का पूरा। जब 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था तो भी 0 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मीन्स अभी भी हमें पूरा का पूरा 20 वोल्ट मिलेगा। फिर जब 10 एम्पियर करंट फ्लो हुआ तो भी 0 वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, इसलिए इस कंडीशन में भी पूरा का पूरा सोर्स वोल्टेज पूरा का पूरा लोड पर मिलेगा मुझे। तो ये जो ग्राफ है ये हमें यही बता रहा है कि करंट की किसी भी वैल्यू के लिए मुझे कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है। 0 एम्पियर पे भी 20 वोल्ट, 1 एम्पियर पे भी 20 वोल्ट, 3 एम्पियर पे भी 20 वोल्ट, 4 एम्पियर पे भी 20 वोल्ट। मतलब करंट की किसी भी वैल्यू के लिए मुझे कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है। इसलिए मैं आइडल वोल्टेज सोर्स को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि एन आइडल वोल्टेज सोर्स इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग कांस्टेंट वोल्टेज एट एनी वैल्यू ऑफ करंट। करंट की किसी भी वैल्यू के लिए मुझे कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की स्टडी करते हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंपल सा लॉजिक है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा।
आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम था, लेकिन यदि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल कि 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। सपोज करते हैं कि 1 एम्पियर करंट सोर्स से फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला होता है R इंटू आई। अभी यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो 1 वोल्ट यहाँ पे खर्च हो गया, इस 20 वोल्ट में से 1 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो गया, मीन्स इस रेजिस्टेंस के क्रॉस खर्च हो गया। तो इस लोड पर कितना वोल्टेज मिलेगा मुझे, 19 वोल्ट मिलेगा। सपोज करो कि इस सोर्स से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। जब इस सोर्स से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस तो 1 ओम ही है और करंट 2 एम्पियर है, तो आपकी कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इस 20 वोल्ट में से अगले कंडीशन में यहाँ 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो अब लोड पर मुझे कितना वोल्टेज मिलने वाला है, अब लोड पर मुझे 18 वोल्ट मिलने वाला है। 20 वोल्ट में से 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया। सपोज करते हैं कि करंट 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस तो 1 ओम ही है, तो अभी यहाँ कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, 3 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो अब मुझे लोड पर कितना वोल्टेज मिलेगा, 17 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है मुझे, जैसे जैसे इस करंट की वैल्यू बढ़ रही है, देखो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो वैसे वैसे वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ रहा है जो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इस ग्राफ में भी मैंने वैसे ही शो किया है। क्या हो रहा है, ये करंट की एक्सिस है, ये वोल्टेज की एक्सिस है। इस एक्सिस पे करंट बढ़ रहा है और इस एक्सिस पे वोल्टेज बढ़ रहा है। इनिशियल में लोड पर 20 वोल्ट है, जब कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं हो रहा है उस कंडीशन में। जब आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर ये होता तो फिर इसको करंट की किसी भी वैल्यू के लिए 20 वोल्ट मिलता मुझे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे ये देखो वोल्टेज की वैल्यू कम होती जा रही है, इस वोल्टेज की वैल्यू कम होते जा रही है। और ये वोल्टेज की वैल्यू कम क्यों हो रही है, क्योंकि जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है I इंटू आर या R इंटू आई, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके कारण, ये वोल्टेज ड्रॉप के कारण लोड वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की VI कैरेक्टरिस्टिक है। इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, और ये उसकी VI कैरेक्टर। अब करंट सोर्स की स्टडी करते हैं। करंट सोर्स कुछ इस प्रकार का होता है, ये करंट सोर्स है और उस करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में होता है। ऐसा क्यों होता है उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि अगर कोई करंट सोर्स है तो इस करंट सोर्स से क्या निकलने वाला है, करंट निकलने वाला है, और ये करंट सोर्स हमें किसी लोड के ऊपर अप्लाई करना है। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में हुआ तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू का कोई इम्पैक्ट इस लोड को नहीं पड़ने वाला। सपोज करो कि ये करंट सोर्स से 10 एम्पियर का करंट निकल रहा है, तो ये वाला 10 एम्पियर करंट इस रजिस्टर से होकर भी जाएगा और लोड में हमें 10 एम्पियर ही मिलेगा, क्योंकि करंट का ड्रॉप नहीं होता है, केवल वोल्टेज का ड्रॉप होता है, लेकिन करंट का ड्रॉप नहीं होता है। इसलिए जब 10 एम्पियर इस रेजिस्टेंस में से जाएगा तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि करंट ड्रॉप जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, केवल वोल्टेज का ड्रॉप होता है। इसलिए यहाँ से अगर 10 एम्पियर करंट अगर इस सोर्स से निकला है तो वो 10 एम्पियर इस लोड में भी जाएगा। इस 10 एम्पियर की वैल्यू कब अफेक्ट होगी, यदि इससे हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। उस कंडीशन में इस 10 एम्पियर का कुछ पार्ट इस इंटरनल रेजिस्टेंस में चला जाएगा। इसलिए करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है करंट सोर्स। अब करंट सोर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए ये आइडियल करंट सोर्स कैसा होता है। ये करंट सोर्स है और यहाँ लोड कनेक्टेड है। अब यदि ये आइडियल करंट सोर्स है तो सोर्स से यदि 10 एम्पियर का करंट निकल रहा है तो ये 10 एम्पियर इस लोड में भी जाना चाहिए, तभी तो आइडियल करंट सोर्स कहलाएगा। कि जितना करंट डिलीवर हो रहा है उतना लोड तक पहुंचना चाहिए, तभी तो आइडियल करंट सोर्स है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए। जब इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और ये लैंग्वेज में भी नहीं समझना है तो एक लैंग्वेज में समझिए कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस का पाथ प्रेफर करता है।
उसके सामने करंट जब यहाँ से निकला, 10 एम्पियर करंट यहाँ से निकला, तो उसके सामने दो रास्ते थे। एक तो ये अंदर चला जाए इंटरनल रेजिस्टेंस में, या तो ये लोड में चला जाए। पर उसने देखा कि यहाँ तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो वो कम रेजिस्टेंस वाला पाथ प्रेफर करेगा। और ये लोड का रेजिस्टेंस कितना होगा मैक्सिमम? 50 ओम, 60 ओम, 70 ओम, 100 ओम, 200 ओम, 1000 ओम, 10,000 ओम। लेकिन इनफाइनाइट से तो बहुत ही कम है, ये लोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट से तो बहुत कम होगा। इसलिए ये करंट सीधे लोड में जाएगा। और ये कब पॉसिबल है? जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो। इसलिए इनफाइनाइट ओम वाले रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट माना जाता है। माना जाता है कि वहाँ से करंट जाएगा ही नहीं। तो ये 10 एम्पियर का सोर्स है और ये इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, अपने अंदर से कोई करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। आर इंटरनल इनफाइनाइट, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस प्रकार का होता है करंट सोर्स। यहाँ आप लोड कनेक्ट कर दीजिए, पूरा का पूरा करंट सोर्स का इस लोड में से होकर जाएगा। यहाँ आप एक बात का और ऑब्जर्वेशन कीजिए, ये 10 एम्पियर करंट कॉन्स्टेंटली इस लोड में से फ्लो हो रहा है। सपोज करते हैं कि ये लोड वेरिएबल है। जब ये लोड वेरिएबल है तो सपोज करते हैं कि RL 2 ओम, तब यहाँ पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है? ये 10 एम्पियर जब 2 ओम से मिलेगा तो 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि V इक्वल टू R इंटू आई होता है। R यहाँ 2 ओम है, और जब 10 एम्पियर यहाँ से आके 2 ओम से मिलेगा तो यहाँ 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। सपोज करो इसकी वैल्यू 3 ओम हो गई, तब कितने वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है? यहाँ पे 30 वोल्ट। ये वैल्यू 4 ओम हो गया, तो यहाँ कितने वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है? 40 वोल्ट का। और ये सीक्वेंस चलते रहेगा। यदि ये 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना का हो जाएगा? 100 वोल्ट। लेकिन करंट यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू चेंज होते जा रही है, लेकिन करंट 10 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार का सोर्स आइडियल करंट सोर्स कहलाता है, जो कि लोड की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होता है। लोड की वैल्यू, लोड का वोल्टेज कितना भी बढ़ जाए, लेकिन करंट के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स से आप देखिए, ये देखो वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, ये वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, लेकिन करंट हर बार कांस्टेंट है। सपोज करो कि ये 10 एम्पियर है, तो ये वोल्टेज की किसी भी वैल्यू 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 100 वोल्ट, किसी भी वैल्यू के लिए, वोल्टेज की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ कांस्टेंट करंट है। तो आइडियल करंट सोर्स को मैं ऐसे डिफाइन करूँगा, आइडियल करंट सोर्स is a source which maintain constant current in load no matters what amount of voltage appear across it। देखो, आइडियल करंट सोर्स एक ऐसा करंट सोर्स है जो कि कांस्टेंट करंट मेंटेन करता है लोड में। कोई कुछ भी मैटर नहीं करता कि इस लोड के ऊपर या फिर इस करंट सोर्स के ऊपर कितना वोल्टेज अपेयर हो रहा है। इस प्रकार का होता है आइडियल करंट। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या डिफरेंस होगा आइडियल करंट सोर्स से? प्रैक्टिकल करंट सोर्स, जो करंट सोर्स होता है वो ऐसा होता है, और इस करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये इसके पैरेलल में होता है। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स है इसलिए इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल 2 ओम एग्जांपल के लिए, और ये फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर, और ये लोड है। अब ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, तो क्या होगा यहाँ पर? ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कुछ स्मॉल अमाउंट में करंट को अपने अंदर से पास करेगा। सपोज करते हैं कि यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और सपोज करते हैं कि जो लोड का रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। तो जब 1 एम्पियर करंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से होकर जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ से 9 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इस लोड की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं। सपोज करते हैं कि हमने इस लोड की वैल्यू को बढ़ाकर 6 ओम कर दिया। जब इस लोड की वैल्यू को बढ़ाकर मैंने 6 ओम कर दिया, उस कंडीशन में यहाँ से कुछ कम करंट फ्लो होगा। जो पहले 9 एम्पियर फ्लो हो रहा था, सपोज करते हैं कि ये 8 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये 2 एम्पियर फ्लो होने लग जाएगा। मैंने इसे बढ़ा के 8 ओम कर दिया, तो इसकी वैल्यू, इस लोड में फ्लो होने वाला जो करंट है ये और कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो करंट कहाँ से जाएगा?
यहाँ पे इंटरनल ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट बढ़ जाएगा और लोड में से फ्लो होने वाला करंट कम हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या हो रहा है, ये लोड की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी चेंज हो जाएगा। पहले कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा था, 45 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा था। फिर सेकंड केस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 48 वोल्ट का हो गया। फिर थर्ड केस में वोल्टेज ड्रॉप 56 वोल्ट का हो गया। तो वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन जो करंट की वैल्यू है इस लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम होते जा रही है। पहले 9 एम्पियर था, फिर 8 एम्पियर हो गया, फिर 7 एम्पियर हो गया। तो करंट की वैल्यू कम होते जा रही है, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट की वैल्यू कम होते जा रही है प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस में। प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये करंट सोर्स है और इससे IS करंट फ्लो हो रहा है और इस इंटरनल रेजिस्टेंस में I इंटरनल करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर एक लोड कनेक्टेड है। इस लोड में कितना करंट फ्लो होगा, ये टोटल सोर्स से निकलने वाला करंट IS है और I इंटरनल करंट यहाँ जा रहा है। तो इस लोड में कितना करंट जाएगा, IS माइनस I इंटरनल। और इस इंटरनल करंट की वैल्यू कितनी होगी, ये आउटपुट या जो लोड में जितना वोल्टेज है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है, तो इस इंटरनल करंट की जो वैल्यू होगी। अब मुझे आप बताइए कि इस जो इंटरनल रेजिस्टेंस RP यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर कितना वोल्टेज होगा, उतना ही वोल्टेज होगा जितना लोड पर है। जितना वोल्टेज लोड पर है उतना ही वोल्टेज इस इंटरनल रेजिस्टेंस पर होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस I इंटरनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V आउटपुट अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को R इंटरनल से एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर I इंटरनल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आउटपुट वोल्टेज या फिर लोड वोल्टेज अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। जो लोड करंट है, इस लोड करंट की वैल्यू IS माइनस I इंटरनल हो जाएगी और I इंटरनल की वैल्यू आउटपुट वोल्टेज या लोड वोल्टेज अपॉन R इंटरनल। ये देखो I इंटरनल की वैल्यू। अगर मुझे इंटरनल ब्रांच का करंट चाहिए तो ओम का लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू R इंटू आई। तो I क्या हो गया, V अपॉन R। जिस ब्रांच में मुझे करंट फाइंड आउट करना है उस ब्रांच का वोल्टेज अपॉन उस ब्रांच का रेजिस्टेंस। मुझे इस इंटरनल ब्रांच में करंट चाहिए तो उस ब्रांच का वोल्टेज कितना हो गया, ये लोड वोल्टेज और इंटरनल ब्रांच का वोल्टेज इक्वल है क्योंकि दोनों पैरेलल में है। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R इंटरनल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लोड करंट है वो किस पर डिपेंडेंट है, इस लोड वोल्टेज पर डिपेंडेंट है। और जितना वोल्टेज लोड पर है उतना ही वोल्टेज करंट सोर्स पर भी, क्योंकि ये तीनों ब्रांच आपस में पैरेलल में, ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये तीनों पैरेलल में। इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज अ टू टर्मिनल डिवाइस हैविंग सम रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल। द आउटपुट करंट ऑफ प्रैक्टिकल सोर्स डिपेंड ऑन द वोल्टेज ऑफ सोर्स। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स में करंट सोर्स के अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और लोड करंट की वैल्यू लोड वोल्टेज पर डिपेंडेंट है। जो वोल्टेज सोर्स पर है वही वोल्टेज इंटरनल ब्रांच पर है और वही वोल्टेज लोड पर है, क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड। इसलिए जहाँ लोड वोल्टेज बोला जाए या सोर्स वोल्टेज बोला जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि तीनों तो पैरेलल में है, इसलिए तीनों वोल्टेज इक्वल है। तो स्टेटमेंट में कंफ्यूज होने की जरूरत। इसलिए हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज अ सोर्स विच डिलीवर करंट टू द लोड and its current magnitude in load depend on the value of voltage that appear across it। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस में लोड में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू इस लोड पर अपेयर होने वाले वोल्टेज या फिर ये करंट सोर्स पर अपेयर होने वाले वोल्टेज पर डिपेंडेंट होती है। इनकी वैल्यूज में चेंज आ रहा है, इसलिए इस लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ होगी। I और V में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। जब आइडल करंट सोर्स था तो इस प्रकार का ग्राफ ड्रॉ हुआ, लेकिन यदि प्रैक्टिकल करंट सोर्स हुआ तो उस कंडीशन में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इस प्रकार से होगा।
वोल्टेज के मैग्नीट्यूड में जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ये हमने अभी देखा, जब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, 9 एम्पियर, 8 एम्पियर, 7 एम्पियर। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस विच कनेक्टेड इन पैरेलल। इस प्रकार की VI कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस में। VI फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स।